तो 3pq cos थीटा प्लस 4 थीटा 12 माइनस pq sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3pq कॉमन ले लेता हूं, तो 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -11। pq का वैल्यू क्या निकला रे? pq क्या दिया हुआ? 11/2√2 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -11। 11 कैंसिल कर देता हूं तो 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -2√2। ये स्टैंडर्ड में नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तब इसे हाफ एंगल फॉर्मूला 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2√2। तो दिस इम्प्लाइज 3 इंटू, अब छोड़ दूं सर, मतलब मैंने भी ऐसे ही किया था, पर आंसर मिल नहीं रहा है जो आपने वहां पर दिया है। आंसर उससे मिल नहीं रहा ऐसा है। नहीं मिल रहा है क्या? तो वो मैं एक बार देख चेक आउट कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ से नहीं तो और एक काम कर सकता हूँ कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू -2√2 प्लस साइन थीटा, और दोनों साइड क्या करूं बोलो? स्क्वायर कर दूं, ठीक है? मगर मैं फिर से, हाँ ये मतलब मैंने यहाँ पे दिया ही है पैरामेट्रिक के लिए, मगर यहाँ पे कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होता है, क्योंकि लाइन इतना अच्छा सा, इतना सुंदर सा लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x, तो q का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? अगर मैं x को t ले लूं तो y कैसा दिखेगा बोलो? साइज t। और pq का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? 11/2√2। तो pq का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121/8। तो pq का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस t का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, डिवाइडेड बाई। तो इससे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, नहीं क्या? इससे किसका वैल्यू निकल गया? t। एक बार t निकल गया तो q निकल गया, अगर q निकल गया और p निकल गया तो वो वाला फॉर्म लगा लो, ठीक है? मैंने देखा है टीवीएस में, और ठीक है सब लोगों ने यही ट्राई किया है, ठीक है? मगर ये भी मैंने दिया ही है, ऊपर मैंने पैरामेट्रिक लिखा भी था, मेरा मकसद भी वही था कि तुम यही ट्राई करो, मगर ये भी किया जा सकता है यहाँ पे इस वाले सम के लिए। हाँ, कुछ और है किसी का टीवीएस में डाउट? उपमन्यु ने भी कुछ पूछा था, क्या पूछा था? 13 क्वेश्चन नंबर 13। चलो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, किसी को चाहिए तो बाद में वीडियो का रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। The equation of perpendicular bisector of AB and ACR ये दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है x प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0। तुम्हें BC का इक्वेशन चाहिए, A का वैल्यू दिया हुआ है 1, -2। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दिमाग में जब तुम ये और ये देखते हो तो दिमाग में कोई रिलेशन आता है? अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से क्या रिलेशन आएगा? ये लेंथ सेम है। हाँ, क्या किसी ने कुछ बोला? तो क्या होगा बी? ये लेंथ सेम है, ये 90 डिग्री है, क्या ये मिरर का काम नहीं करेगा? तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू। तो अब शॉर्टकट मेथड एक दिया था कि अगर मैं इसको अल्फा बीटा ले लूं, तो जिसका डाउट था छोड़ दूं, बीटा प्लस 2 बाय -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 5 बाय क्या? इससे किसका वैल्यू आ जाएगा बोलो? बी का। सी बी ए का क्या होगा? इमेज इसके रेस्पेक्ट में। तो ये अल्फा डैश बीटा डैश भी निकाल लेना, ठीक है? तो खेला खत्म हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब देखोगे तो इमेज निकालना होगा, ठीक है? कुछ और किसी का है डाउट में टीवीएस में?
नहीं तो आगे निकलूं? ठीक है, चलो शुरू करता हूं। ठीक है, तो आज हम स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक अब है वो टॉपिक का नाम है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि तुम्हें डिस्टेंस, एरिया, कुछ ऐसा चीज मिनिमाइज करने के लिए बोला जाएगा। तो एक टाइप है टाइप 1, जो कहता है कि गिवन है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एल इक्वल टू 0। तुम्हें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड पॉइंट पी ऑन द लाइन एल इक्वल टू 0 such that AP plus BP is minimum। तो पहले सम का मतलब सम क्या कह रहा है? तो सम कह रहा है कि A यहाँ पे एक पॉइंट है, B यहाँ का कोई एक पॉइंट है। श्योरली मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा क्यों ले सकता हूं? मुझे एक लेंथ में इनको ऐड कर सकता हूं, मतलब मैं क्या ले सकता हूं? AQ प्लस QB ले सकता हूं। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक पॉइंट P ले सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? AP प्लस PB का डिस्टेंस ले सकता हूं, AP प्लस PB का डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे एक R पॉइंट ले सकता हूं, तो ये पॉइंट AR प्लस RB का डिस्टेंस। मतलब इस टाइप से जब तुम जाते रहोगे तो तुम्हें इसका क्या वैल्यू चाहिए? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है? मैक्सिमम का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंफिनिटी होगा, नहीं क्या? अरे बहुत दूर में ले लूंगा तो वो तो बड़ा होते जाएगा। मगर तुम जैसे जैसे सामने आते जाओगे, सामने आते जाओगे, सामने आते जाओगे, तो क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो तुम्हें वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए वो मिनिमम हो। तो ये मिनिमम किसके लिए होता है वो मैं क्लेम कर रहा हूं। ये मिनिमम तब होता है इफ P इज द point of reflection for incidence ray passing through A and reflected ray passing through B with L equal to 0 as mirror। तुम बोलोगे सर क्यों? श्योर बताऊंगा, मगर मेरे पास जगह की कमी है, तुम्हें ये लिखना होगा। उपमानी तू अभी आया, मैं डाउट क्लियर कर रहा था, तेरा कुछ डाउट था, मुझको ने भेजा था, बाद में बता दूंगा। सर पूछा 30 क्वेश्चन नंबर। ओह ठीक है सर, हो गया ना? 13 पूछा था ना? ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक। मैंने आज जीएमपी थोड़ा लेट भेजा,
जेएमपी का मैंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया, मुझे ऐसा लगा ना कि तुम लोग अभी देखो जेएमपी 64 65 जब आता है तो अगर एक बच्चे ने जेएमपी 10 भी नहीं किया होगा तो उसे लगेगा कि अरे बाप रे अब 10 कर रहा हूँ 64 में हूँ। तो इसीलिए आज का जो जीएमपी है वो तुम्हें ऐसा मिलेगा 11 मतलब नवंबर का फर्स्ट जीएमपी। तो इससे ये फायदा होगा कि हर मंथ के स्टार्टिंग में एक नंबर 1 शुरू होगा, तो हर मंथ के स्टार्टिंग में यू विल बी मोटिवेटेड टू डू द जीएमपी। ओके, तो कई बार जैसे नाम बस नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज है, बाकी सब सेम है। हाँ, आगे चलूं मैं? सुनने में आ रहा है ऑनलाइन? Yes. हाँ ठीक है, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है कि अगर ये लाइन अगर वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये L इक्वल टू 0 होगा, तो श्योर शॉट एक रे होगा जो A से पास कर रहा होगा, जो पॉइंट P में जाएगा और उसके बाद वो फिर B तक जाएगा। ठीक है, मेरा कहना है ये तभी पॉसिबल है कि अगर A से तुम टॉर्च मारोगे, इस टाइप से मारोगे कि रिफ्लेक्शन कहां से पास करे, B से पास करे, मतलब ये क्या हो, रे ऑफ क्या हो, इंसिडेंस, और ये क्या हो, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं ऐसी बस एक बात बोल रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, और उसे एंट्रोपी कहते हैं मेरे ख्याल कि नेचर कोई भी काम जब करता है तो वो मिनिमम एनर्जी यूज करके करने का कोशिश करता है। इसीलिए जब तुम पॉन्ड में कभी भी कोई भी चीज का देखोगे कि जैसे पॉन्ड में तुम कुछ कलर अबीर फेंक दो तो देखो वो सर्कल का शेप ले लेता है, क्योंकि सर्कल का मिनिमम एंट्रोपी होता है। तो नेचर का ये खासियत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो उसका मिनिमम एनर्जी यूज होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अगर एक्चुअली में क्या है ना कि इसलिए लाइट ऐसे आके यहां से रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लाइट मतलब जो है वो क्या होगा कि ये सबसे कम उससे एनर्जी या जो भी बोलोगे लाइट एनर्जी जिसकी भी टाइप से बोलोगे, ठीक है, तो उसे लगता है, बस वो याद रहे तुम्हें, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये बात बोलने से तुम भूलोगे नहीं इस चीज को। और ये कई बार तुम लगा सकते हो, हाँ, कि नेचर से देख सकते हो कि हाँ मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, हर समय वही वाली बात होती है। मगर तुम बोलोगे कि नहीं सर मैं फॉल्स क्लेम करूंगा, क्या मैं फॉल्स क्लेम करूंगा क्या? सर पी आपके आप पी जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और सर मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि क्यू मिनिमम। ठीक है, तो मेरा कहना है कि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि AP प्लस PB का वैल्यू L है। तुम्हारा फॉल्स क्लेम है कि AQ प्लस QB इज इक्वल टू जो L है। मुझे जगह का जरूरत पड़ेगा, ये क्लेम मिटा देता हूं, क्लेम तो मैंने वहां पे लिख ही दिया है। मैंने AP प्लस PB को L लिया है और तुम लोगों ने फॉल्स क्लेम किया मुझे कि नहीं सर मैं आपका बात नहीं मानूंगा, AQ प्लस QB जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तब तो मुझे ये दिखाना होगा कि L का वैल्यू L डैश से छोटा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये एक नॉर्मल होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर अल्फा होता है तो ये एंगल भी क्या आया, अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसे प्रोड्यूस करूं तो ये अगर बीटा है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ये तो निकाल सकते हो ना, ये बीटा है तो फिर ये भी बीटा हो गया, तो ये बीटा हो गया, नहीं क्या? तो इसका मतलब है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, नहीं क्या? अगर मैं बी से एक परपेंडिकुलर यहां पे खींच देता हूं ये बी डैश, तो क्या बी डैश बी का इमेज होगा, कंफर्म हो? यस, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगा बोलो? अरे ये कॉम्बिनेंट ट्रायंगल है या नहीं? और ये मैंने खींचा ही ऐसा है कि ये क्या हो गया बोलो? इसका मतलब है कि AP B डैश एक कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तुमने बोला नहीं सर मेरे लिए ये जो डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूं ये मिनिमम है, ये डॉटेड लाइन। ठीक है, ये पूरा देता हूं। तो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर मैं QB डैश को ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे क्या बोलोगे, क्या QB का वैल्यू और QB डैश का वैल्यू सेम होगा, हाँ या ना? QB और QB डैश का सिमिलरली PB और क्या, PB और PB डैश भी सेम होगा। तो मेरा जो क्लेम था L इज इक्वल टू AP प्लस PB, ये तो कोलिनियर है,
AP प्लस PB, मगर PB के बदले में, सॉरी वो कोलिनियर नहीं है, मैं PB के बदले क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB डैश, और AP प्लस PB डैश क्या हो जाएगा, AB डैश। मगर फर्स्ट क्लेम जो तुम लोगों ने किया वो तुम लोगों ने क्या किया, AQ प्लस क्या QB, मगर AQ प्लस QB को क्या लिख सकता हूँ, Q टाइम्स ऑफ क्या बोलो, B डैश। क्या ये कोलिनियर है, नहीं है कोलिनियर। ये वाले में मेरा हाथ देखो, क्या कोई इनइक्वालिटी लगा सकते हो, मतलब इसके ये देख के कोई इनइक्वालिटी दिमाग में आ रहा है ट्रायंगल का, क्या Sir, sum of two sides of a sum triangle of two sides is always less than, sorry is always greater than क्या, थर्ड। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल AQB डैश में क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल AQB डैश में मैं ये बोल सकता हूँ कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या है बोलो, AB डैश। तो इसका मतलब इसका वैल्यू L डैश था, तो L डैश किससे बड़ा हो गया बोलो, L से। तो इसका मतलब है ये जो क्लेम था तुम लोगों का कि ये मिनिमम है, ये गलत हो गया, तो कि मिनिमम कौन सा होगा बोलो, L। तो मेरा क्लेम क्या था, L मिनिमम है, तो L कौन सा है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ यूक्लिडियन ज्योमेट्रिकल प्रूफ, मैं नॉर्मली यूक्लिडियन प्रूफ देता नहीं हूँ, हाँ, पर यहाँ पे मेरे लिए मेरी मजबूरी है और मेरे पास चांस नहीं, ठीक है। कॉमन टाइप का सम है, तुम्हें बहुत जगह मिलेगा। मुझे तो लग रहा है कि आज के GMP में मैंने डाल दिया कि ठीक है, क्योंकि GMP बस थोड़ी देर पहले भेजा, आधा घंटा पहले, अब आज क्लास हो गया तो GMP मैंने डाल दिया। तो एक नया छोटा सा चीज शुरू किया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या तुम्हारे सीनियर्स का टर्म 1 को लेके बिजी हूँ, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा इरेगुलर हूं मैं, क्योंकि जानते ही हो तुम लोग, ठीक है। तुम लोगों में भी वही है कि हर कोई पढ़ता नहीं है ज्यादा, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लास्ट टाइम में, ठीक है। भले बोर्ड प्लस एंट्रेंस बैच है, मगर कई लोग बोर्ड भी नहीं करते हो। सीनियर्स में भी वही है, तुम लोगों में तो ठीक है, तुम लोगों से तादाद वहां पे अच्छा होता है 12th में जाके, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो इसलिए पढ़ाई ज्यादा करते हैं वहां पे बच्चे लोग। तुम लोग भी करोगे, जैसे 12th में जाओगे तो अगर अभी 20% बंदे पढ़ रहे हैं तो वो जाके 40-50 के आसपास आ जाता है, मगर रिमेनिंग 60 वाले के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा वहां पे ही मैं बिजी हूँ, ठीक है। बस एक ही है कि आज GMP का नाम चेंज किया, मगर फिर से कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन एडवांस एक दिन मेंस का दे रहा हूँ, तो आज एडवांस का पारा था तो इसलिए एडवांस वाला ही भेजा। तुम कॉन्फिडेंस होके भी अगर करोगे तो सम्स तुम्हें टफ मिलेगा वहां पे। और खाली स्ट्रेट लाइन, खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी पेपर होगा वो पेपर हर समय लंबा होगा, मतलब 9 सम करने में 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, फिर काम करना होता है। तो खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पेपर जो होते हैं वो हर समय लंबे होते हैं। मिटा दो, सैटरडे दिवाली की छुट्टी है, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे उनकी छुट्टी है, तो सैटरडे तुम लोग भी एक छुट्टी ले लो। इसे मिटा दूं मैं? Yes. तो मतलब तो पॉइंट ऑफ अगर रिफ्लेक्शन है तो हम लोगों ने वर्किंग रूल क्या है, मतलब ठीक है, ये तो मैंने थोड़ी बताया, इसका वर्किंग रूल क्या है। ऐसा सम में ये ऐसा सम तुम कब निकालोगे, अगर तुम्हें मैं बोलूंगा कि तुम्हें फाइंड P, मैं पूरा सम नहीं लिखा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है AP प्लस PB इज मिनिमम, ये अगर पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है, तो इसका स्टेप 1 होगा तुम्हारे पास कि पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे लिए A है, ये मेरे लिए P है, ये मेरे लिए B है, मुझे P निकालना है। तो मैं P किसी एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 में फाइंड इमेज ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू L, निकाल सकते हो B डैश, तुमने इमेज निकाल लिया, ठीक है, इसे मैं B डैश कहता हूं, फाइंड इमेज B डैश। अब इसे ज्वाइन कर देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने ऑप्टिक्स में प्रॉपर्टी दिया था ना कि अगर एक लाइन का मिरर के रेस्पेक्ट में अगर तुम इमेज लेते हो तो इंसिडेंस को अगर प्रोड्यूस करोगे तो वो कहां से पास करेगा, उसके
इमेज से। तुम बोलोगे नहीं सर मैं अगर ए का इमेज देता तब भी आंसर आता, जो दिया हुआ है उसी से आंसर आ जाएगा। तो ये होने से स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 2 फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी डैश। स्टेप 3 to find point P, we will solve equation of L equal to 0 and equation of A B dash। ये दोनों को सॉल्व कर लेना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, पॉइंट। किसी को लिखना है तो लिख लो, एक सम भी करवा देना। कहीं डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है? मिटा दूं? लिखना तो वो प्रॉब्लम भी लिखे, क्योंकि ए और बी क्या लाइन के सेम साइड में है। ए 1, वहां सेम साइड पॉजिटिव है, बी 3, -1 पॉजिटिव है, दोनों डालोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन के सेम साइड में। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल तुम्हें बनाना है इस टाइप से कि यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे एक पॉइंट एम है, सच दैट इसका जो पेरीमीटर हो वो फिक्स्ड। तो तुम ये तो जानते हो कि जो पेरीमीटर होगा वो ए बी प्लस ए एम प्लस एम बी होगा, जिसमें ध्यान से देखो ए बी फिक्स्ड है या नहीं, ए बी तो फिक्स्ड है, ये 3, कितना है -1। तो इसका मतलब है ये कब मिनिमम होगा, मतलब पेरीमीटर कब मिनिमम होगा, जब कौन सा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, क्योंकि ये तो फिक्स है। ए बी का तो वैल्यू तुम √3 - 1 का होल स्क्वायर कितना है, 3 - 1 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, जरूरत नहीं है। √13 प्लस क्या है बोलो, ए एम प्लस एम बी। इसका मतलब पेरीमीटर तब मिनिमम होगा अगर ये मिनिमम होगा। तो हेंस मुझे किसको मिनिमम चाहिए होगा तब, मुझे क्या चाहिए तब, ए एम प्लस एम बी का मिनिमम चाहिए। क्या ये इससे पहले वाला समझ नहीं हो, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो क्या लॉजिक था, लॉजिक ये था कि बी का मुझे इमेज देना होगा किसके रेस्पेक्ट में, x + y = 0। तो मैं बी डैश को ले लेता हूं क्या, अल्फा, बीटा। तो मेरे ख्याल में बी डैश जो था अल्फा बीटा, दिस इज द इमेज ऑफ बी किसके रेस्पेक्ट में, x + y =
0। तो अगर मैं पुटअप करूं तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या -2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो उसके बदले क्या डालोगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या 1 स्क्वायर प्लस ये और ये कैंसिल कर लेना। तो इससे तुम्हारे पास क्या आया, अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू -2 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस 3 1 और बीटा इज इक्वल टू -3। हर समय हाँ ये 3 -1 है तो उसका उल्टा 1 - सही है। तो अब मैं किसका इक्वेशन निकालूंगा, तो अब इसे ज्वाइन कर देता हूं। तो है किसका इक्वेशन अब निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी डैश। तो ये मेरे पास था x y 1 1 2 1 अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा मेरे पास 1 है, बीटा -3 है 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बी डैश मुझे मिल चुका है कितना 1, -3। तो दिस इंप्लाइज x टाइम्स ऑफ 2 + 3 प्लस y टाइम्स ऑफ 1 - 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ -3 -2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 5। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन का भी इक्वेशन मिल गया x इज इक्वल टू 1। तो अगर ये लाइन मिल गया तो m मिला या नहीं, किस किस को सॉल्व करोगे m टू गेट m, किसको किसको सॉल्व करोगे टू गेट m, तुम सॉल्व करोगे दो लाइन को, किस किस को, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोलो। तो m क्या है, सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है बोलो, ठीक है। तो चला खत्म। So right. आगे निकलूं, यस सर। प्रॉब्लम नहीं, सेकंड टाइप 2, AB lies on same side of
line L equal to 0, find P on line L equal to 0 such that PA minus PB is minimum. इस वाले सम में ऑपोजिट साइड होने से भी आंसर आता, मगर ठीक है, इसलिए मैं प्रूफ देते हुए जा रहा हूं कि अगर ऑपोजिट साइड कभी मिल जाए तो हो सकता है खुद ट्राई करके देखना क्या हो सकता है। एक तो डिफरेंशिएशन वाला ट्रिक है कि तुम वो पॉइंट को x, y ले लो, डिस्टेंस को लिख ही सकते हो और dy बाय dx के टर्म में लेके चले जाओ। हाँ, y को x के टर्म में डालना होगा, मगर वो बहुत लंबा ट्रिक है। मगर बोर्ड लेवल में क्लास 12 में जब ऐसे सम्स आते हैं तो वहां पे वो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है, इसलिए वो रिलेटिवली आसान हो जाता है, x, 0। ठीक है, तो इसीलिए कई बार तुम अपोजिट साइड में जानबूझ के देखोगे कि सपोज एक पॉइंट यहाँ पे ए दे दिया है कुछ 3,5, एक पॉइंट बी है -2,0 और क्या है एक्स एक्सिस में एक पॉइंट लाई कर रहा है तो x, 0। तब तुम जब am प्लस mb करोगे तो इसका एक्सप्रेशन बहुत टफ तो बनेगा नहीं। 3 - x² प्लस 5² प्लस क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 0 नहीं है, ये 1 है तो प्लस 1²। अब इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो चेन रूल से, df बाय dx लंबा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर अगर तुम निकालना चाहो तो तुम df बाय dx निकाल के, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या निकालने बोल रहा है, मैक्सिमा और क्या मिनिमा, तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन से हर समय निकल पाएगा ये वाला चीज। मगर अगर क्रिटिकल मतलब हर समय मतलब थ्योरेटिकली है, मगर प्रैक्टिकली कई बार नहीं निकलता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, ए बी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन L इक्वल टू 0। हाँ, लाइन L इक्वल टू 0, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बी है। तुम्हें पूछ रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट P निकालो सच दैट AP और PB मिनिमम होना पड़ेगा। मगर यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को बोलना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी बोलो। हाँ, मुझे तुम लोग को क्या लगता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों? मॉडुलस है तो हैंस तुम्हें तो पता है, तब इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब PA इज इक्वल टू P कोई भी वेरिएबल पॉइंट है और P का कुछ लोकस, सॉरी P को का कुछ लोकस है, वेरिएबल मतलब लोकस है, हर समय PA इज इक्वल टू PB। क्या ये किसी का प्रॉपर्टी था? रिफ्लेक्टेड रे और नहीं, जरूरी नहीं है। और बोलो ए बी और बी, हाँ किसका प्रॉपर्टी था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी था कि अगर मैं ए और बी में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं तो मुझे क्या फायदा होता है, मैं चाहे जो भी पॉइंट ले लूं, ये लेंथ और ये लेंथ, क्या होगा? ठीक है, तो खेला खत्म। इसका मतलब P कहां पे लाई करेगा? इसका मतलब P कहां पे लाई करना होगा भाई, जो बोलो P लाई का, तो ये देखते ही तुम्हें पता चल गया कि P कहां पे लाई करना होगा, लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में P कहां पे लाई करता है? P लाइज ऑन लाइन L इक्वल टू 0। तो इसका मतलब P क्या होगा? ये दो का मतलब क्या है, बाकी कुछ मत, इस दोनों से क्या बोल सकते हो P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किस किस का? यहाँ पे दो लाइन है ना, तो हेंस P इज नथिंग बट क्या, P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड क्या बोलो लाइन। तो इसका मतलब अगर ये AB को मैं मिला देता हूं तो यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूं इसका, जिसका इक्वेशन तुम निकाल सकते हो, तुम इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेना, वो तुम्हारा काम है। इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है तो P के लिए क्या करोगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड क्या बोलो इक्वेशन 2। लिखना है तो लिख। मैं इसका एक भी सम नहीं कराऊंगा, छोड़ दूं ये, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना जानते हो, खुद निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बोलेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, पूछना शुरू करो।
कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। मतलब पढ़ते हुए अगर मोबाइल में व्हाट्सएप वेब खुला हुआ है उसे बंद कर दो, पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्टिंग ब्रेन जा रहा है उसे कंसंट्रेट, उसे अपने दिमाग से निकालो किसी चीज को। और ये हर समय होता है। अभी जब तुम मैथ कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे बाप रे बाप, फिजिक्स का कल एक असाइनमेंट शीट सबमिट करना है, हालांकि कल छुट्टी है, तो एक व्हाइट पेपर ले लो, उसमें लिख लो, देखना दिमाग से वो निकल जाएगा। एक छोटा सा डायरी लो, डायरी में लिख लो जैसे दिमाग में आता है। ये एक कॉमन चीज है, ठीक है। मैं जब तुम लोगों को डीएमपी बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे अरे बाप रे अब क्लास 12 का कुछ करना है। जब क्लास 12 का करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है अरे 11th वाले को कुछ देना है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जो काम करता है उसके बाद वाले काम को ब्रेन में स्टैक रखने का कोशिश करता है, और वो उसके डिस्ट्रैक्शन का रीजन होता है। मतलब उसे पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अब बगल में नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप में कि विल इंडिया कैन एबल टू गो टू द सेमीफाइनल ऑफ T20, तो जो प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है वो कर रहे हो, तो वो ठीक है, तो वो नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन। बता दो उसको। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वन इज, ठीक है, पॉजिटिव कि हाँ तुम अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन करने का कोशिश कर रहे हो इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। सेकंड, तुम उसी जगह से भाग रहे हो इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो वही तुम्हें देखना है। नंबर थर्ड, टाइप 3 बोलता है तुम्हें कि A and B lies on same side of L equal to 0. Find P on L equal to 0 such that PA minus PB is minimum. नहीं, अभी मिनिमम वाला था, क्या था? मैक्सिमम। ठीक है। अब देखो कुछ होता है मैक्सिमम, तो ये सब चीज को समझो। अब मल्टीपल चॉइस में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी PA माइनस PB, तो तुमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू निकाल दिया, तुमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, तो हेंस तुम्हें इससे क्या हो सकता है, तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का रेंज भी पूछा जा सकता है। तो जैसे तुमने अभी देखा कि पैरामीटर मैंने पूछा रेदर देन डायरेक्टली, तो डायरेक्टली नहीं पूछ के इनडायरेक्ट कुछ पूछा जा सकता है और उसे तुम रिड्यूस कर सकते हो। तो मुझे PA माइनस PB मैक्सिमम चाहिए। क्लियर? ये जो पॉइंट P होगा एक चीज देखो तुम लोग, जब मैंने टाइप 1 कराया तो उसमें मैंने क्लेम दिया नहीं किया, क्योंकि मैं अगर उसे डायरेक्टली सम सॉल्व करने के लिए शुरू कर देता तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझा पाता। मतलब कभी कभी सम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ कंजक्चर बनाना होता है। तो मतलब सर आपके दिमाग में क्लेम, मेरे दिमाग में क्लेम कैसे आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर तुम पढ़ाने का तरीका देखो। टाइप 1 में मैंने एक कंजक्टर बनाया और मैंने प्रूव किया कि वो कंजक्टर ट्रू है। तो कभी कभी जब तुम मैथ में करते हो तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन लेके जाना पड़ेगा। मगर टाइप 2 में देखो मैंने कोई क्लेम नहीं किया, क्वेश्चन दिया था, मैंने क्वेश्चन से ही रिजल्ट निकाल लिया। तो ये दो अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। कभी कभी तुम्हें ऑब्जर्व करके तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा सिक्स सेंस कुछ बोलेगा कि ये तो वो होना चाहिए, वो तुम्हारा क्लेम है। अब उसके बाद तुम उसे ट्राई करके देखो वो क्लेम सही है या नहीं। मगर मैक्सिमम टाइम तुम्हें जो मैथ मिलता है वो उस टाइप का नहीं मिलता है। मैक्सिमम टाइम तुम्हें टाइप 2 वाला मिलता है कि डाटा को थोड़ा सा अरेंज करोगे तो धीरे धीरे सॉल्व करते रहते आ जाएगा। ये फिर टाइप 1 में आता है PA मॉड ऑफ PA माइनस PB। मॉडल्स का ज्यादा सम हमने नहीं किया हुआ है तो इसीलिए हम वो एक इनइक्वालिटी नहीं जानते हैं। तो मैं यहां से अगर अभी शुरू करूं तो तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। P लाइज ऑन लाइन AB, मतलब P, A और B को कोलिनियर होना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है। मतलब मेरा कहना है ये तभी पॉसिबल है अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो AB को अगर तुम प्रोड्यूस कर दोगे तो वो कभी ना कभी तो L इज इक्वल टू 0 को कहीं पे काटेगा नहीं क्या। तो ये PA माइनस PB इज मैक्सिमम के लिए होगा। AB लाइन के पैरेलल नहीं, ठीक है। फॉल्स क्लेम, सर नहीं मानते।
ठीक है, देन Q इज रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब Q एक ऐसा पॉइंट लिया जो A B P अब मेरे लिए कोलिनियर नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा कहना है कि AQ माइनस QB, दिखने से लग रहा है AQ बड़ा है तो मैं अभी मॉड को हटा सकता हूं, ठीक है, मॉड नहीं देने से भी चलेगा। AQ माइनस QB इज मिनिमम, तो ये इज इक्वल टू L डैश इज मैक्सिमम। तुम इसे मैक्सिमम कह रहे हो, मेरा क्लेम है कि PA दिखने से बड़ा लग रहा है, PA माइनस PB इज इक्वल टू L इज मैक्सिमम। तो देखें, तो अगर मैं ये Q को ज्वाइन कर देता हूं तो पहले तो मुझे बोलो क्या ये PA माइनस PB कुछ होगा, क्योंकि PA भी कोलिनियर है। तो तुम्हें क्या मिला तब, PA माइनस PB इज इक्वल टू क्या मिला, AB, मतलब L का वैल्यू तुम्हें मिल गया AB, ये L है, ठीक है। और तुम क्या बोल रहे हो, मैं किसको बोल रहे हो, AQ माइनस क्या QB, क्या कोई प्रॉपर्टी था, हाँ ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी था, क्या ट्राइंगल AQB में प्रॉपर्टी था कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, AQ माइनस QB इज ऑलवेज लेस देन क्या होना पड़ेगा, AB। तो हेंस क्या मिला, L डैश इज ऑलवेज लेस देन L, तो इसका मतलब L जो होगा वो क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। तो क्या मिला, AP प्लस PB इज मैक्सिमम। किसी को लिखना है तो लिख लो, क्या दिक्कत। तो वर्किंग रूल तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल सा वर्किंग रूल है यहाँ पे, कि निकालोगे कैसे। तो यहाँ का जो वर्किंग रूल है वो ये है कि किसका इक्वेशन निकालोगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड सॉल्व विथ L इक्वल टू 0 टू गेट P। L इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर देना, P आ जाए। लिखो आराम से, ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है, Yes. यस सर। आगे चलो। Find the point P on x-axis such that AP minus PB is maximum where A is equal to 1, 2 and
b इज इक्वल टू 5,7। तो a तुम्हारे पास 1,2 है, b तुम्हारे पास 5,7 है। ए बी को ज्वाइन करूंगा तो ये रिक्वायर्ड पी है, मुझे मालूम है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी तो तुम निकाल सकते हो। आप इक्वेशन ऑफ ए बी तुम्हारे पास होगा x,y,1 1,2,1 5,7,1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x टाइम्स ऑफ 2 - 7 y टाइम्स ऑफ 5 - 1 प्लस 7 - 10 इक्वल टू 0। तो मीन्स -5x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। पी निकल गया। इस लाइन का क्या होगा? पी जो है वो इस लाइन का क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा, नहीं क्या? तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हो गया लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट। तो हेंस y को 0 डाल दो। हाँ, नेगेटिव में क्या? ओ सॉरी रे, ग्राफ में गलत है। क्या ग्राफ गलत बनाया रे? ए नीचे होगा, नहीं क्या? और बी जो होगा वो कहाँ पे होगा? इसीलिए जब तुम इसे ज्वाइन करोगे तो वो यहाँ पे कहीं आके मीट करेगा। ये ओ एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी हाँ। तो ये पॉइंट पी होगा। तो पी क्या हो गया? एक्स एक्सिस आया -3/5। ठीक है। मेरा कहना है कि क्योंकि एक्स एक्सिस है तो ये भी साइड में लिख लो ना, अल्टरनेट मेथड। मैं कराऊंगा नहीं कि तुम वो डिस्टेंस को ले सकते थे। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, तुम अगर पीए माइनस पीबी लोगे, ठीक है, और वो तो दिख ही रहा है कि पीबी ज्यादा बड़ा होगा। वो तो दिख ही रहा है ना कि ऐसा लाइन अगर होगा, तो इसमें मॉड को अगर मैं हटाऊं तो पहले पीबी को लिख लेता हूं। तो पीबी मेरे पास होगा x -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो डिस्टेंस में जैसे डिस्टेंस का फंक्शन f ले लेता हूं, तो ये रूट ओवर ऑफ x माइनस, अगर मैं इसे x, 0 ले लेता हूं तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ। और अब जैसे ही आया तुम क्या करोगे? df बाय, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, टू गेट मैक्सिमा या मिनिमा। ये जो ट्रिक है, बस इसे लिख लो एक बार कि हाँ, कि दिमाग में रहे। चेन रूल लगेगा इसमें। हाँ, डिफरेंशिएशन का इसमें चेन रूल लगता है, और चेन रूल मैंने नहीं बताया था, मैं खुद क्या। हाँ, मगर जब डिफरेंशिएशन कराऊंगा बोर्ड लेवल में तब तो बताऊंगा ही, क्या बताओ, उसके बाद तब तुम्हें ये कर सकते हो। चलने से तुम्हें दिखने में मुश्किल हो तो लोग लिख लो इसको। आगे निकलो, मिटा दूं? यस सर। ऑनलाइन मिटा दूं? Yes, sir. यस सर।
Consider the point A1, comma. Find the equation of line passing through A1, comma 2 and making minimum area with coordinate axis. A12 से तुम्हें वो लाइन चाहिए जिसका एरिया क्या हो, मिनिमम। तो एरिया अगर मिनिमम है तो इसको अगर मैं ए और बी ले लेता हूं तो इसका एक्स इंटरसेप्ट मुझे मिला पी ए कॉमा 0 और वाई इंटरसेप्ट मिला 0 कॉमा बी। क्वेश्चन एरिया का बात कह रहा है तो इसलिए एरिया को मैं डेल से डिनोट कर रहा हूं। डेल इज इक्वल टू क्या मिला, हाफ ए। ठीक है, अब यहां पे मुझे हाफ ए बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या कोई इंफॉर्मेशन है, ए बी में कोई रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या कि पी ए कॉमा 0 ए 1 कॉमा 2 और क्यू 0 कॉमा बी क्या है, वो लीनियर है। मतलब इनका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये एरिया सब क्या होगा 0। तो क्या इससे एक रिलेशन है, ए टाइम्स ऑफ 2 माइनस बी, 0 लिख के फायदा क्या है, प्लस 1 टाइम्स ऑफ बी माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ट्वाइस ए माइनस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। आया समझ? देखो तुम ये भी बोल सकते थे सर, आप ऐसे भी कर सकते थे। ये लाइन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 और ए 1 2 से क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तुम ये भी कर सकते। तो क्या इससे किसी एक का वैल्यू आ रहा है, इससे b अगर कॉमन ले लूं तो b टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो b किसके टर्म में आ गया, ट्वाइस ए बाय क्या। ठीक है, तो पहले तुम ये प्रॉब्लम समझो। अभी मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने में प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, क्या, a और b। मतलब इससे क्या फायदा हुआ, b इज इक्वल टू जब मैं ट्वाइस ए बाय 1 माइनस ए दूंगा तो ये टोटली किसके टर्म में आ गया, ट्वाइस ए बाय क्या 1 माइनस ए। तो दिस इम्प्लाइज डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय क्या। तो हेंस क्या कर सकता हूं बोलो, डी डेल बाय क्या डी ए इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, 1 माइनस ए का क्या होल स्क्वायर, 1 माइनस ए इंटू ट्वाइस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या -1। तो डी डेल बाय डी ए क्या हो जाएगा तब, 1 माइनस ट्वाइस ए का मतलब 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस ए का क्या होल स्क्वायर। तो डी डेल बाय डी ए 0। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे, डी डेल बाय डी ए 0। तो क्या मिला तब, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/3। तो हेंस ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, हाँ कौन सा, हाँ तो माइनस कर लूंगा, नहीं प्लस ही लूंगा यहाँ से, क्योंकि ठीक है तो यहाँ से ए को प्लस ही लूंगा। तो अगर मैं ए का वैल्यू तो है, अगर ए का वैल्यू 1/√3 ले लूं तो तुम्हारे पास डेल का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके लिए तुम्हें या तो और एक बार डिफरेंशिएट करके देखना होगा, नहीं तो मैं बोलूंगा 4 ऑप्शन है डाल के देख लो। मगर मेरे पास उससे भी एक अच्छा तरीका है। देखो मैक्सिमम जो है वो मुझे मालूम है, क्यों, जैसे जब मैं इस टाइप से बढ़ाते रहूंगा बढ़ाते रहूंगा बढ़ाते रहूंगा बढ़ाते रहूंगा बढ़ाते रहूंगा बढ़ाते रहूंगा तो एक बार ये होगा या नहीं, इसका एरिया क्या होगा, क्या लग रहा है तुम्हें, जब एकदम पैरेलल हो गया, क्या इसका एरिया
इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि इसका हाइट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो हाइट इसका इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तुम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो तो चीजें बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है वो जो वैल्यू देगा, तो वो तो ये तो क्लियर है, या तो वो मैक्सिमा का वैल्यू देगा, नहीं तो किसका वैल्यू देगा, मिनिमा का। और मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैक्सिमा इन्फिनिटी है, तो इसलिए क्या पता चला, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जरा देखो, ज्यादा दिन नहीं है, मतलब बहुत नेक्स्ट ईयर तुम लोग मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छे से सीखोगे बोर्ड लेवल। मैं तब तक ज्यादा डबल डिफरेंशिएशन सिखाना नहीं चाह रहा। तो है तुम्हारे पास a इक्वल टू 1/3 आ गया, तो ये डेल का मिनिमम वैल्यू का। अब पुटअप करके देख सकते हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ पे पुटअप करके देख लेना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे करूँगा। सर हाँ सर, डिटर्मिनेंट के बाद जो आपने थर्ड स्टेप लिखा है वो b होल इनटू 1 माइनस a इज इक्वल टू ट्वाइस है, वो माइनस ट्वाइस से होना चाहिए क्योंकि आपने उस साइड में ले गए ना। थैंक्स। हाँ लिखता हूँ मैं क्लियर करता हूँ। ठीक, आगे माइनस है। तो मतलब ऐसे सम मिलेंगे। हाँ, जैसे अगर तुम बोलोगे तो मैंने सम में बहुत क्लियरली नहीं लिखा कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को ही काट कर रहा है। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर एक ऐसा भी लाइन हो सकता है, मगर नॉर्मली ऐसे समय तुम हर समय देखोगे ए का पॉजिटिव वैल्यू डाल के, इसलिए मैंने मॉड भी नहीं लिया, तुमने ये भी देखा। और ऐसा मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि ठीक है, कि जहां पे मतलब वो बोलते हैं कि हाँ देखो डायग्राम बनाओ, जो डायग्राम बन रहा है वही तुम्हें निकालना, ठीक है। ओ मगर यहाँ मगर एक प्रॉब्लम है ना, मिनिमम प्लस के लिए नहीं है, क्योंकि नीचे 1 माइनस है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें मिनिमम चाहिए तो ये तुम्हें मिनिमम नहीं देगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा क्या होगा, नोमिनेटर उतना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नोमिनेटर उतना छोटा होगा। सॉरी, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा a इज इक्वल टू 1/3 के लिए मिनिमम देगा या -1/√3 के लिए मिनिमम देगा, बोलो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे डेल मीन का मिनिमम वैल्यू निकालना है ना रे। तो मुझे क्या चाहिए, मेरा मेन एम क्या है कि 1/√3 देने से तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर तो सेम ही हो रहा है, तो मतलब मुझे डिनोमिनेटर का छोटा बड़ा वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर का बड़ा वैल्यू ये दे रहा है। हाँ, तो डेल मिनिमम तुम्हें यहाँ से मिलेगा। हाँ, डेल मिनिमम तुम्हें तब मिलेगा अगर तुम a का वैल्यू -1/√3। इसे मिटा दूं? सर हाँ बोलते जाओ। सर, उसी स्टेप में आपने वो माइनस दे के भी नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर से माइनस नहीं दिया, फिर से सेम ही हो नहीं गया। नहीं नहीं, ये माइनस को मैंने नीचे बाहर सर निकाला। नहीं, लास्ट वाले स्टेप में एकदम नीचे सर, लेफ्ट साइड के नीचे, लेफ्ट साइड में नीचे हाँ यहाँ b इज इक्वल टू b के साथ माइनस माइनस ट्वाइस हो ये तो यहाँ पे भी नहीं दिया मैंने। हाँ? और वो फिर मैंने बाहर निकाली। हाँ? 2/3 आ रहा है। आंसर a का वैल्यू, हाँ सर, 2/3 और 0 आ रहा है। तो मैंने गड़बड़ किया कहीं पे, कहाँ पे तब? तो इसका तो प्लस, और मैंने भी ये भी गलती किया, हर तरीका सभी गलत हो गया। सॉरी, क्या हुआ ये माइनस ऑफ क्या हुआ, ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कितना है माइनस ऑफ क्या आया तब ये, हाँ बोलते जा कौन सा बोल,
ये इसका ही होगा, इसका ये तो अल्टीमेटली क्या आया, माय थैंक्स रे बोलते जा। हाँ एक बार गलती हो गया ना तब गलत होते जाएगा। हाँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉमन लूंगा तो क्या 2 माइनस ए बाय क्या 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए का 2 वैल्यू आ रहा है क्या, तब तो ये वाला केस नहीं आया, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आता है। डेल बाय डेल 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, ए टाइम्स ऑफ क्या 2 माइनस ए का वैल्यू 0। तो हेंस ए का वैल्यू 0 नहीं तो क्या, ए का वैल्यू क्या है बोलो 2। तो 0 पॉसिबल है क्या, ए अगर 0 है तो इसका मतलब है तो ये लाइन होगा नहीं क्या, ठीक है। और तब मतलब तब तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो है तुम्हारे पास डेल मिनिमम जो होगा वो किसके लिए मिलेगा, डेल मिनिमम तब मिलेगा जब ए का वैल्यू 2 लिखना है तो लिख लो। हाँ सॉरी, हाँ करेक्शन है वो। मतलब ये सब क्या हुआ ना कि मेरे दिमाग में बस आया था कि एक बार करवा तो मैं लेके आया नहीं। आगे चलूं मैं, अब थोड़ा दिल खुश कर देता हूं तुम लोग को। हाँ इसे मिटा दूं। ऑप्टिमाइजेशन में मैंने लास्ट 2 में जानबूझ के डिफरेंशिएशन यूज किया कि तुम्हारे दिमाग में ये याद रहे कि तुम्हें डिफरेंशिएशन यूज करना है। मगर तुम ध्यान से देखो, डेल इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं और ये 2 अगर कैंसिल हो जाता है तो ये ए स्क्वायर बाय क्या आया बोलो a माइनस 1। और मैं फिर से कह रहा हूं ध्यान से थोड़ा सा देखो और बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक किसी में बन रहा है, मतलब कुछ करने से। यहां पे कुछ मैनिपुलेशन करोगे तो क्या कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा, किसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को ऑब्जर्व करना क्या कि मैं इसे थोड़ा सा ऐसा रीअरेंज कर सकता हूं कि ये क्या बन जाए बोलो क्वाड्रेटिक इन ए बन जाए। तो क्या क्या कैसे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ये इस साइड आ गया, मतलब पहले लिख के लेता हूं डेल टाइम्स ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या मिला ए स्क्वायर माइनस डेल ए प्लस डेल इज इक्वल टू क्या बोलो, मगर ये तो रियल है, ये तो रियल होगा ना। तो अगर ए रियल है तो क्या कंडीशन आएगा, कोई बोलेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब यहाँ पे तो ये डेल होगा ना। तो क्या मिला डेल स्क्वायर माइनस कितना बोलो 4 डेल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। तो डेल इंटू क्या आया बोलो डेल माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेविकल बनाओगे तो 2 केस आएगा, क्या क्या बोलो एक 0 और एक क्या प्लस माइनस प्लस। तो क्या 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 आया, कोई बोलेगा डेल कहां से कहां तक आया था, आइदर डेल इज लेस देन इक्वल टू 0 जो पॉसिबल नहीं है नहीं क्या, और क्या आया बोलो डेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या। तो हेंस डेल का मिनिमम वैल्यू क्या आया बोलो 4। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख। मैं फिर से कह रहा हूं ये जो चीज है ना रे ये क्वाड्रेटिक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें सर्कल में भी जरूरत पड़ेगा, तुम्हें पैराबोला में भी जरूरत पड़ेगा। कोई पैरामीटर में जब तुम क्वाड्रेटिक बना लेते, किसी पैरामीटर में जब तुम क्वाड्रेटिक बना लेते हो तो उससे एक कंडीशन उसके ऊपर आ जाता है। इस चीज को याद रखो, उस चीज को ऑब्जर्व करना होगा। चलो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने दिया है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हो सकता है कि कुछ और भी कहीं पे सम तुम्हें मिले मैक्स का मिनिमम का। हाँ तो वो तुम्हें सोचना होगा कि सर ये चैप्टर खत्म हो गया क्या, इसमें बाकी है और कुछ। एलिवेट का सीट इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है और इंस्टीट्यूट में वो बंदा तो है नहीं, वो घर गया हुआ है, मगर एक बंदा रहता है। हाँ तो मैं टेबल के ऊपर रख दूंगा, जिनको भेजोगे 2 सीट है। हाँ एक 12 का सीट है, एक तुम्हारा सीट है। तो एलिवेट स्ट्रेट लाइन प्रिंटर है मेरा, एक प्रिंटर के ऊपर रख दूंगा, वो एक लेके जा सकते हैं और जो लोग प्रेजेंट है उनको तो अभी
इसे मिटा दूं मैं, और मैं हूं, हाँ मैं मतलब तो मैं ज्यादा देर तक तो हूं नहीं, क्योंकि इसके बाद सॉरी क्लास तो है नहीं, आज ये लास्ट क्लास है आज। इसे मिटा दूं मैं। मेरे घर से भी आके कलेक्ट कर सकते हो कोई, हाँ मेरा घर दक्षिण गांव काहलीपारा में है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुझसे ही कलेक्ट करना होगा, तुम अगर मुझे फोन करके बोलोगे कि नहीं मेरे पेरेंट्स हैं, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तो मैं फ्लैट के नीचे सिक्योरिटी को दे दूंगा, हाँ। तो जरूरी नहीं है कि मुझसे, ठीक है, तो मैं मानता भी नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि मैं बाई चांस भी बैठ के जीएमपी बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी पाता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, हाँ, कि नीचे आके मैं अगर सीट दूंगा तो इसीलिए तुम अगर मुझे, मगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गेट में सिक्योरिटी रहता है, मैं सिक्योरिटी को दे दूंगा, तुम वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो तुम लोगों में जरूरी नहीं है कि हर कोई यहीं पे आओ, कालीपारा दक्षिण गांव में मेरा घर है, वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो तुम, तो जहां पे तुम्हें आसान लगे। हाँ चलो आगे चलता हूँ। हाँ, डायरेक्ट एक रिजल्ट है कि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 comma y1 and making angle theta with line y equal to mx plus c is y minus y1 equal to m times of m plus minus tan theta divided by 1 minus plus m tan theta into x minus x1। देखो जब ऐसा प्लस माइनस और माइनस प्लस दिया रहता है, इसका मतलब है दो केस, ये चार केस नहीं। अगर ये प्लस लोगे तो ये माइनस, और ये माइनस लोगे तो ये प्लस। इसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे करेंगे। तब प्रूफ क्या है? मेरे ख्याल में प्रूफ देने का तुम्हें मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड लेवल में हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर ये x1 y1 है, अगर तुम्हें इसका स्लोप पता है, ये तुम जानते हो, और ये थीटा जानते हो, तो m डैश निकाल सकते हो या नहीं? आराम से निकाल सकते हो। tan थीटा का एक फॉर्मूला था क्या? मॉड ऑफ m माइनस m डैश बाय 1 प्लस क्या m डैश। तो क्या इससे m डैश निकाल लोगे? तो m डैश जो होगा वो ये होगा क्या, m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस प्लस m tan थीटा। सर प्लस माइनस क्यों आया बताता, जब मॉड हटाओगे तो क्या आएगा? तो इसलिए दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। सर दो लाइन क्यों मिला? क्यों? थीटा केवल यही क्यों होगा? थीटा तो और एक ऐसा लाइन हो सकता है नहीं? ऐसा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हो ना, तो ऐसा दो लाइन हो सकता है, तो एक बार प्लस के लिए आएगा और एक बार माइनस के लिए आएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलो। Yes, sir. मेरे को चार्ट खत्म करेगा।
vertex of equilateral triangle is a minus 3 comma 5 and base is 3x plus 2y is equal to 6. Then find equation of remaining two sides. सेम सम हम लोगों ने बोर्ड लेवल में भी क्या हुआ है. मगर बोर्ड जब लंबा होता था यहाँ पे अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे. ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने भी फॉर्मूला दिया था तुम लोगों की. ए पॉइंट है -3,5. ये लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y इक्वल टू 6. तो m इसका स्लोप तो जानते हो कितना? -3/2. क्या पूछ रहा है तुम्हें? ये लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है. ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो ये लाइन का इक्वेशन अभी जस्ट नहीं बताया था, क्योंकि कहां से पास कर रहा है? यहां से पास कर रहा है. तो क्या इक्वेशन था? अभी तो मैंने बताया ना क्या. तो इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें चाहिए जो कहां से पास करे. इक्वेशन ऑफ लाइन पास से थ्रू ए से पास करे और कितना एंड मेकिंग कितना एंगल 60 डिग्री विथ लाइन ऑफ स्लोप. इसका स्लोप कितना है? -3/2 इज y minus y1 इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा इंटू क्या? x माइनस x1. तो दिस इंप्लाइज y माइनस y1. तो y माइनस 5 इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू आया -3/2 प्लस माइनस tan थीटा हो जाएगा 60 डिग्री √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस कितना -3/2 √3 इंटू कितना x प्लस 3. दो केस लोगे, समझ में आ रहा है? एक बार ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक बार ऊपर माइनस नीचे प्लस. वो रिड्यूस करना तुम्हारा काम है. यू हैव गॉट द आंसर. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. इंस्पायर भी है स्ट्रेट लाइन का. हाँ, किसी ने नहीं लिया है तो स्ट्रेट लाइन का तीनों सीट हो गया है बोर्ड लेवल. हाँ, इंस्पायर भी हो गया, एलिवेट भी हो गया. एलिवेट का सॉल्यूशन बना हुआ है, मुझे याद दिलाओगे यार? मैं एकदम दिमाग से निकल जाता है, भेजना है मुझे. हाँ, सीक्वेंस इसका भी पॉसिबली भेजा नहीं है, याद नहीं है, बोल देना. इंस्पायर वाला सीट लिया है तूने? नहीं. इसे मिटा दूं? यस सर. शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन. इसमें दो चीज होता है, एक रोटेशन होता है और एक ट्रांसलेशन होता है. तो अभी बस ट्रांसलेशन बताऊंगा क्योंकि उसी का जरूरत है. ट्रांसलेशन का मतलब है कि तुम्हें कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि ओरिजिनली एक एक्सिस दिया हुआ है, उसे ट्रांसलेट करके एक नए ओरिजिन में शिफ्ट करना होगा. तो अगर नया तो डॉट, ये न्यू एक्सिस है, ये ओल्ड एक्सिस. तो इसका मतलब है कि अगर तुम एक पॉइंट कोऑर्डिनेट लेते हो P, तो इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, XY ओल्ड वाला, और यही P कैपिटल X और कैपिटल Y होगा. ये किसके साथ होगा? ओरिजिन को जो तुमने फिक्स किया जहां पे, जिसमें मैं O डैश लिख रहा हूं, वो है अल्फा और बीटा. तो अब मुझे X कैपिटल X अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन चाहिए. तो तुम्हारा सबसे पहला बात होगा, सर जरूरत क्या है? नहीं, वो जरूरत क्या है वो अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा. वो जब तुम कॉनिक सेक्शन करोगे तब पता चलेगा. कॉनिक सेक्शन में ये किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है. रोटेशन का जरूरत नहीं होता है, ट्रांसलेशन का होता है. तो अभी बस देख लो, ताकि ठीक है कि जब कॉनिक सेक्शन के फर्स्ट डे में ही मुझे जरूरत पड़ेगा, जब पढ़ा रहा हूँ, तो ये वाले का लेंथ जानते हो? बस मुझे बोलते जाओ. एकदम घटिया सवाल पूछ रहा हूँ, बस बोलते जाओ. इसका लेंथ क्या होगा? स्मॉल. कैपिटल या स्मॉल?
नहीं, बस इसका पूरा लेंथ बोल दो। स्मॉल वाई होगा क्या? ये वाई है, ये एक्स है, ये वाला लेंथ कितना हो गया बोलो? ये पूरा लेंथ कितना हो गया? स्मॉल वाई। बस ये लेंथ कितना हो गया तब? कैपिटल वाई। और ये अल्फा बीटा, इसलिए ये लेंथ कितना हो गया? बीटा। ये पॉइंट बीटा। तो क्या कोई रिलेशन है? हाँ, क्या y इज इक्वल टू क्या? कैपिटल। और x का वैल्यू तब क्या हो जाएगा बोलोगे? तो समझ में आया? ये एक्स वाई जो है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ओल्ड। ये क्या है? न्यू। और अल्फा बीटा क्या है? जहां पे ओरिजिन को क्या किया गया बोलो? शिफ्ट किया गया। लिख लोगे क्या उसके बाद? ठीक है क्या? चलो जगह है तो यहीं पे बता ही देता हूं एक बार प्रॉब्लम। फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ twice x minus 3y plus 5 equal to 0 if origin is shifted to दो मिनट, कोई काम करने का मन हो रहा है। If origin is shifted to one comma minus one comma one, minus one comma one. Find the new equation of line if origin is shifted to minus one comma one. शुरू करूं? क्या होगा तब बोलोगे? स्मॉल एक्स को कैसे चेंज करोगे? कैपिटल एक्स माइनस वन। स्मॉल वाई को कैसे चेंज करोगे? कैपिटल वाई प्लस वन। ओल्ड इक्वेशन क्या है? ट्वाइस एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो न्यू इक्वेशन क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। मेरे ख्याल में दिख नहीं रहा होगा। ओल्ड इक्वेशन क्या है? ट्वाइस एक्स माइनस 3y प्लस, तो न्यू इक्वेशन क्या है? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या फायदा आ रहा? ट्वाइस एक्स माइनस 2 माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला? ट्वाइस एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? ठीक है, मुझे अभी तक नहीं मिला है ऐसा था, मगर मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है। अगर मैंने ये फिक्सिंग किया तो देखो क्या फायदा। मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं मिला, यही चीज हम लोग कॉनिक सेक्शन में करते हैं। ये एक लाइन था, इसको मैंने ऐसा जानबूझ के फिक्स कर दिया कि +5 कैंसिल हो गया, मुझे ये वाला मिला क्या? ट्वाइस एक्स माइनस 3y इक्वल टू क्या? अगर तुम्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़े तो कौन सा तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा? लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 2? लाइन नंबर 2। तो कभी कभी क्या पता है ऐसा सम कभी मिल जाए कहीं पे, जीएमपी असाइनमेंट सी या किसी दूसरे जगह से तुम समझ कर रहे हो कि कुछ कॉन्करेंट लाइंस दिए हैं और तुम जानते हो कि ये पॉइंट तुम्हारे पास 1 कॉमा माइनस 1। अगर तुम ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो तो फायदा क्या होगा?
अगर नया ओरिजिन ये बना देते हो तो उससे फायदा हो जाता है कि ये लाइन अब कैसा दिखेगा, y इक्वल टू m1x, ये लाइन कैसा दिखेगा, क्योंकि अब कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा नहीं तो, और कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो गया तो क्या काम करना इसके ऊपर क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। ये काम हम लोग करते हैं, ये काम हम लोग एरिया में करते हैं, ठीक है, क्लास 12 में जब एरिया बनाते हैं, मगर मैंने अभी तक तुम लोगों के लेवल में स्ट्रेट लाइन में ये काम करते हुए नहीं देखा है कहीं भी, और जरूरत मुझे भी नहीं पड़ा है। तो अब मैं आगे निकल रहा हूं, ये इस टॉपिक को खत्म करता है। एक सम मैं करवाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम फाइंड इक्वेशन, 10 तरीका, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of lines x square minus 5xy plus 6y square equal to 0 and x is equal to 5. मेरे स्ट्रेट लाइन वाले अगर तुम असाइनमेंट शीट में देखोगे तो तुम्हें कभी कभी सम्स मिलेंगे जहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, उसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये कितना लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्या निकाल सकते हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इसे फैक्टराइज कर पाओगे, हाँ या ना? तो क्या मिला तब तुम्हारे पास, x टाइम्स ऑफ क्या, -2y टाइम्स ऑफ क्या, फ्रेंड्स ये तो बेकारी मैंने लिखा, डायरेक्टली लिख सकते हो, x माइनस 2y और क्या, फ्रेंड्स क्या क्या लाइन मिला, x इक्वल टू 2y और क्या, बोलो। तो एरिया किस किस का निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ लाइन। समझ में आप क्यों बोला गया, क्यों? क्योंकि जब मैं इसे रिजॉल्व करूंगा तो मुझे 2 पॉइंट मिला, तो ये 2 पॉइंट और x इक्वल टू 5, मतलब ये जो लाइन था तुम्हारे पास, ये लाइन होगा तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 1/3x, ये लाइन होगा y इज इक्वल टू 1/2x, और ये लाइन क्या हो गया? तो तुम्हें कह रहा है कि ओ, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इसका एरिया निकालो। छोड़ दूं, एरिया तो निकाल लोगे ना? Yes. ये 0,0, एरिया में x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3, x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। तो 3 पॉइंट मिल गया, तो एरिया तुम लोग निकाल सकते हो। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सम है। हालांकि तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत बड़े बड़े सम्स मिलेंगे, मेरे असाइनमेंट शीट में भी कोई भी किताब उठा के देखोगे, मटेरियल्स में नॉर्मली वो आजकल नहीं रहता, मगर किताब अगर उठा के देखोगे तो उसमें तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर मिलेगा, मगर अब वो जेई के कोर्स में नहीं, किसी भी जगह के कोर्स में नहीं, ना तो जेई में है, ना तो बिट सेट में है, ना तो तुम्हारे स्कूल में है। तो इसीलिए ये टॉपिक को, और कोर्स तो थोड़ा स्लो चल रहा है, कोर्स स्लो चल रहा है। मैं नॉर्मली ऑफलाइन में जब रहता हूं तो आज के डेट में मेरा ऑलमोस्ट सर्कल खत्म करने वाला होता है, हाँ, या बाइनोमियल थ्योरम, दो में से कोई एक चीज मैं करता हूँ परमुटेशन के बाद, वो मेरा खत्म होने वाला होता है। और अब आज अभी मैंने परमुटेशन बोर्ड भी शुरू तुम लोग का नहीं करवाया है, ठीक है। तो डिमांडिंग सिचुएशन है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है, उसके बाद उस रीजन के कारण मुझे कोविड भी हुआ था, तो इसलिए कोर्स भी लेट शुरू हुआ है, ये बात भी है। कहाँ पे पहले कोर्स हम लोग अप्रैल में ही शुरू कर देते थे, तुम लोग का एग्जाम लेट, एग्जामिनेशन का वो लेट हुआ। तो क्या है ना कि चाहे जो भी रीजन है, तो इसीलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड करके दे दूं तुम लोगों में किसी को देखना है तो, मगर रिस्क मैं ले रहा हूँ कि ये कोर्स में नहीं है, समझ में आया? ये टॉपिक कोर्स में नहीं है। तो अभी हम लोग जो चीज, हाँ बोल नहीं आ रहा है सर, यहाँ पर आईफोन स्टोरेज फुल दिखा रहा है। हाँ सर, स्क्रीन नहीं है। तो albums recently deleted
select delete thanks दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ तो ठीक है, तो इसे मैं अपलोड करूंगा, जल्दी लिखो, तो फिर उसके बाद किसी को लिखना है तो हाँ। तुम बोलोगे सर ये सम क्यों? अरे ये सम मतलब मैं दूंगा, ये सम को तुम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बोलोगे। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलोगे तो क्लास 8 में जिस टीचर ने तुम्हें फैक्टराइजेशन सिखाया होगा वो रोने लगेगा, हाँ, कि मेरा नाम कहाँ पे गया। तो ये क्लास 8 लेवल का सम है, ठीक है, क्योंकि लाइन बनता है उसके बाद तुम्हें लाइन का वो इक्वेशन निकालना है, ठीक है। चलो मिटा दो इसको। अब बैक टू बैक दो टॉपिक और दोनों टॉपिक टफर है। इस साल तुम लोगों का दो सबसे टफेस्ट टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सर्कल। पीएनसी के बाद बायनोमियल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बायनोमियल बोर्ड के कोर्स में अभी नहीं है, तो वो बाद में करवाऊंगा, पहले सर्कल खत्म करवाऊंगा। हाँ तो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि ये दोनों टॉपिक रियली में टफ है, जेई मेंस लेवल में भी टफ। तो जेई एडवांस में कहां जाएगा जानते ही। ये दो टॉपिक इस साल का सबसे टफेस्ट टॉपिक, तो ये दिवाली स्पेशल है तुम लोगों का, ठीक है, कि एक टफर टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ। बोर्ड लेवल में इतना टफर नहीं, डरो मत, मगर एंट्रेंस लेवल में मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि हाँ तुम बीच में बोलोगे हाँ सर पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं और आ जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो ऐसा टॉपिक है कि स्टैक में चलेगा। अभी जो समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर होगा, उसका नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर होगा, फिर उसके बाद अगर बीच वाला चीज हटा दोगे तो फिर ऊपर वाले चीजें समझ में नहीं आएगा। और सर्कल भी एग्जैक्टली वही चीज है, जैसे स्ट्रेट लाइन भी वैसा था थोड़ा सा, नहीं क्या? स्ट्रेट लाइन का अगर बोर्ड लेवल किसी ने नहीं किया तो एंट्रेंस लेवल में कुछ समझना ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो शुरुआत करूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आज तो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोर्ड लेवल। तो आज जो पढ़ाऊंगा उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या, आज वो थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसके ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आधारित होता है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम लोग इस साल जितना भी काउंटिंग सीखेंगे वो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होता है। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अभी जो बोल रहा हूं वो लिखने का जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझे अच्छा लगेगा। सपोज मेरे पास इवेंट ए है कि मेरा सेंटर क्रिश्चियन बस्ती में हूं, मैं क्रिश्चियन बस्ती से केपी का मतलब खाना पारा 3 कार में जा सकता हूं जो है C1, ये 3 अलग अलग कार है, अलग अलग कंपनी के 3 कार है। मेरे पास और एक इवेंट है, इवेंट बी, मैं क्रिश्चियन बस्ती से खाना पारा 2 बाइक पकड़ के जा सकता हूं जिसका नाम है B1 और B2। मुझे एक इवेंट करना है कि मुझे क्रिश्चियन बस्ती से खाना पारा जाना है, तो मैं कितने तरीके से जा सकता हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार और बाइक तो 2 तरीका है, कार 3 तरीके का कार है, 2 तरीके का बाइक है, तो कितने तरीके से जा सकता हूं टोटल? 5। क्यों? क्योंकि मैं C1 ले सकता हूं, C2 ले सकता हूं, C3 ले सकता हूं, B1 ले सकता हूं, B2 ले सकता हूं। मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर मुझे क्रिश्चियन बस्ती से खाना पारा जाना है तो इवेंट ए और इवेंट बी दोनों का होना जरूरी है या दोनों में से कोई एक ही होगा? कोई एक ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक के होने से दूसरे के होने के चांस को खत्म कर दिया जाता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता है। तुमने इसीलिए दोनों को ऐड किया, नहीं क्या? 3+2, दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा कहना है कि लेट event A can happen in M ways,
event B can happen in n ways, then event A or B, not both, मतलब occurrence of one will be sufficient, केवल एक को ही होना पड़ेगा, तब दूसरा नहीं हो सकता है। कैन हैपन इन क्या बोलते हो तब, क्या होगा? m plus कैन n. हैपन इन m plus n ways, दिस इज नोन एज FPA, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। किसी को लिखना है तो लिख। एक इवेंट m तरीके से हो सकता है, एक इवेंट m तरीके से हो सकता है। Then event A or B, not both occurrence, can happen in m plus n ways FP. ये एलिवेट वाला सीट है, ठीक है, इंस्पायर का सीट है, जहां से कलेक्ट करना है कलेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, मुझे को फोन करना। हाँ, वो बंदा नहीं है अभी, हाँ वो बंदा नहीं रहेगा, 10 दिन तक नहीं रहेगा, हाँ वो घर गया हुआ है, तो इसलिए मैं अकेला हूँ, तो मुझे को फोन करोगे, कॉल बैक करूंगा अगर फोन नहीं उठाता हूँ तो, मैसेज भी कर सकते हो। मिटा दूं? हो गया? Yes sir. और ये ऐसा एल्गोरिथम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ऐसा किसी सम में होता है, मगर ऐसा यहाँ पे रटने वाले तो यहाँ पे भी पीएनसी में भी रट के 90% मार्क्स लेके आते हैं, बात सही है ये बार एक बात, ठीक है, मगर कोशिश करोगे यहाँ पे समझने का, और जहां डाउट होगा मुझसे पूछोगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करोगे तो बेटर है कि सर ये समझ में नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि किसी एक क्लासरूम में 10 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग मॉनिटर क्या होगा? तुम्हें मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो क्लास में जो मॉनिटर होता है, हम लोग के टाइम में हम लोग तो मॉनिटर कहते थे, तुम लोग जो भी कहते हो, पॉसिबली क्लास परफेक्ट है, व्हाट एवर बी दैट थिंग, तो वो क्या होता है, कोई एक बंदा ही होता है मॉनिटर, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हो मॉनिटर? 22, मतलब ऐड होगा। क्यों? अगर तुमने गर्ल को चूज किया तो बॉय को चूज नहीं करोगे, अगर बॉय को चूज किया तो गर्ल को चूज नहीं करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 12 इज इक्वल टू कितना? 22 वेज। मतलब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है। तो इसलिए तुम्हें सम करके थोड़ा देखना होगा कि इसमें एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा। किसी को लिखना तो जल्दी ये वाला लिख लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट में चलते हैं फंडामेंटल। अब मैं मल्टीप्लीकेशन में जाऊंगा। बैक टू बैक टफर टॉपिक आएगा। सपोज इवेंट ए है, मैं खाना पारा से 10 तरीके, मैं कृष्ण बस्ती से खाना पारा 3 कार में जा सकता हूँ, 3 बाइक में जा सकता हूँ, B1, B2 और B3। इवेंट बी है, मैं खाना पारा से तेजपुर
दो कार में जा सकता हूँ, C1 और C2। अब मुझे कृष्ण बस्ती से तेजपुर जाना है, थ्रो खाना पारा, कितने तरीके से, क्या क्या हो सकता है? मैं बाइक 1 में जाऊं, कार 1 में जाऊं, नहीं क्या? मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो बाइक 1 और फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, C1 और क्या, नहीं तो मैं बाइक 2 में जाऊं और मैं C1 में जाऊं, B2 में जाऊं और क्या, नहीं तो मैं B3 में जाऊं, C1 में जाऊं, B3 में जाऊं, C2। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी आया? ये 1 हुआ, ये क्या हुआ 2, ये क्या 3 4 5 और कितना बोलो 6। मतलब दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मतलब कृष्ण बस्ती से तेजपुर में जाने के लिए इवेंट ए और इवेंट बी दोनों में कोई एक होना पड़ेगा या दोनों को होना पड़ेगा? दोनों को होना पड़ेगा। कोई एक होने से तो चलने वाला है नहीं मेरे पास। तो जब दोनों को होना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इवेंट अरे टेबल बन रहा है ना तुम्हारे पास। क्या होगा तो एम के लिए तुम ऐसे ऐसे करके टेबल बनाओगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे एम वेज होगा, यहाँ पे एन वेज होगा, तो टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। जैसे B1 C2 B2 C2 लिखा। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर इवेंट ए, अब मैं पूरा अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ, हाँ अंग्रेजी सीखने तो आए नहीं हो, एम वेज से हो सकता है, इवेंट बी एन वेज से हो सकता है, तो बोथ इवेंट ए एंड बी कितने तरीके से हो जाएगा? देन बोथ इवेंट ए एंड बी कैन हैपन इन एम इंटू कितना एन वेज। एग्जाम्पल अभी जो दिया था 10 गर्ल 12 बॉयज, कमिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 1 बॉय बनाना है, कितने तरीके से बना सकते हो? 120। क्यों? क्योंकि तुम यू कैन चूज 1 गर्ल कितने तरीके से? एक गर्ल को चूज करोगी कितने तरीके से? 10 वेज। और चूज 1 बॉय कितने तरीके से? 12 वेज। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 इंटू 12 इजिकल टू कितना बोलो? 120, क्योंकि तुम्हें दोनों को ही चूज करना है। आ रहा है समझ में? लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो। दिख रहा है? मैं बीच में आ गया हूं, मुझे मालूम है। दिख रहा है? यस सर। मेहनत करना होगा। मतलब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि कल परसों दिवाली है तो अब दिवाली रात को चाहे तो मान चला सुबह से ही कुछ काम कर रहे हो, हाँ पर एकदम नहीं पढ़े हो, फिर दिवाली जब खत्म हो जाएगा अरे 2 दिन एकदम पढ़ा ही नहीं, ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई फंक्शन है तो जब फंक्शन होता है तो फंक्शन करोगे, मगर ये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि सुबह से शाम तक मालूम चला कि वहीं पे इंगेज हो गए हो। क्योंकि जो बंदा सक्सेस और फेलियर में तुम लोगों के केस में ना, हॉलीडेज में कौन कितना मेहनत करता है उसके ऊपर बड़ा आधारित होता है कि अभी विंटर वेकेशन आएगा तो कितना देर पढ़ते हो, जिस दिन भारत बंद हो जाता है या आसाम बंद है उस दिन जो छुट्टी मिलता है उस दिन कितना घंटा पढ़ लेते हो। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि छुट्टी के दिन में तुम कितना घंटा पढ़ते हो। मतलब वो जो छुट्टी वाला टाइम है ना, वो वनडे क्रिकेट का ना 20 से लेके 35 ओवर वाला खेल, वहां पे जिसने खेल लिया वो मैच जीत गया। तो 20 से 35 वाला ओवर वाला बात है, और वहां पे अगर तुम्हारा विकेट गिर गया ना तो फिर हाँ, तो उसके बाद बस तुम्हें वही दिखेगा कि हाँ कि वनडे भी 20-20 जैसा लगेगा। तो आगे चलते प्रॉब्लम। कंसिडर द डिजिट 1 2 3 4 5 and 6. In how many ways 3-digit number can be formed
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आगे चलो। जब तुम 3 डिजिट नंबर चाहिए तो तुम 3 इवेंट्स चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हें वंस प्लेस का भी एक डिजिट चूज करना है, तुम्हें टेंस प्लेस का भी डिजिट चूज करना है, तुम्हें 100 प्लेस का भी डिजिट चूज करना है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें इवेंट ए चूज करना है, बी भी चूज करना है, सी भी चूज करना है। तो तुम 100 प्लेस डिजिट कितने तरीके से चूज कर सकते हो? 100 प्लेस डिजिट कैन बी चूजन इन। क्या क्या हो सकता है, कोई बोलेगा? कैन बी चूजन इन कितने वेज? 6 वेज। कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 में, ए बी सी। तो सपोज मैंने यहाँ पे 3 चूज किया, सपोज। तो अब बी के लिए क्या मैं 3 चूज कर सकता हूँ? ध्यान से देखो, क्या बी के लिए मैं 3 चूज कर सकता हूँ? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो अब क्या क्या नंबर चूज कर सकता हूँ? तो बी के लिए क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और क्या बोलो 6। समझ में आ रहा है? 3 अब चूज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 10th प्लेस के लिए क्या होगा बोलो? 10th प्लेस डिजिट कैन बी चूजन इन कितने वेज? 5 वेज। तो अगर 5 सपोज मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है मैं यहाँ पे 4 दूंगा, तो 4 भी चला गया। तो अब वंस प्लेस डिजिट कितने तरीके से चूज हो सकता है? 4 वेज। अब मुझे बोलो, एक 3 डिजिट नंबर होने के लिए तुम्हें ए बी और सी तीनों के तीनों को चूज करना होगा, या तीनों में से कोई एक चूज करने से होगा? ऑल 3। क्योंकि अगर मैं केवल ये वाला इवेंट लेता हूं तो इसका मतलब है एक 1 डिजिट नंबर बनेगा। अगर मैं केवल ये 2 इवेंट लेता हूं तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। मुझे कितना डिजिट नंबर चाहिए? 3। तो इसलिए इन सबको क्या करूंगा? नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई या एडिशन? मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ऑल 3 इवेंट मुझे यहाँ पे चाहिए। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? मगर यहाँ पे अंग्रेजी सीखने थोड़ी ना, मैथ सीखना है, और अंग्रेजी और मैथ साथ साथ में नहीं चलता है। तो हम लोग ये नहीं करूंगा, अब से मैं ब्लॉक मेथड लगाऊंगा। मतलब मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए। सबसे पहले मैंने सपोज इसको फिल किया, मतलब ये फर्स्ट फिल है। तो ये मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? मेरे पास 6 डिजिट है, तो कितने वेज? 6 वेज। तो सेकंड डिजिट कितने तरीके से भर सकता हूं? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसी चीज को अब मैं 5 वेज, और इसे कितने तरीके से भर सकता हूँ? 4 वेज। तो इसे हम लोग ब्लॉक मेथड कहते हैं। और अभी अब हम लोग, मैं ऐसे ही लिखूंगा, वो अंग्रेजी में लिखने में मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, और 10 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएंगे अगर हम लोग ब्लॉक मेथड लगाएं तो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो।
आगे चलूं, आया समझ में? 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तब क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो ये कितने तरीके से? 6। ये कितने तरीके से? 6। ये कितने तरीके से? तो आंसर क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। मिटा दूं? ऑनलाइन में मिटा दूं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मिटा रहे हैं। Yes, sir. पहले ठीक है। नंबर 3rd वाला, 3 डिजिट इवन नंबर इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो नंबर इवन होना चाहिए। एल्गोरिथम है रेस्ट्रिक्टेड प्लेस फर्स्ट, हालांकि इसमें नहीं, क्योंकि इसमें तो रिपीटेशन अलाउड है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मगर जान जाओ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस फर्स्ट एक एल्गोरिथम है। तो अगर डिजिट इवन नंबर डिजिट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इवन डिजिट यूज करना है, इवन नंबर मतलब 356 एक इवन नंबर है, तो रेस्ट्रिक्शन कहां पे आएगा? तो वंस प्लेस में आएगा या इस वाले में आएगा? नहीं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा कि इट कैन हैव क्या आइदर 2 4 और क्या बोलो? तो ये कितने तरीके से? 3 वेज। रिपीटेशन इज अलाउड, तब तो खेला ही खत्म हो गया। यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो? सब कुछ डाल सकते हो 6 वेज, और यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो? 6, सबका सब डाल सकते हो। तो आंसर क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 रिपीटेशन। अरे ऐसा नहीं क्या हुआ, ये जो डेट है वो उस साइड कैसे? बड़ा सुंदर चीज हो गई। वो फुल स्क्रीन करने से होता है वो। एक चीज तो इधर गया, उन वीडियो में एक हिंड्रेंस लेके आ रहा था। आगे लेके चलूं? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तब रिपीटेशन अब अलाउड नहीं है, तब बोलोगे? मैं फिर से कह रहा हूं, लिख के देखोगे, हाँ सोचोगे, हाँ ये कितने तरीके से? 3 वेज, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या डिजिट हो सकता है? इवन। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ये कितने तरीके से? जैसे एक नंबर सोच लो, यहाँ पे जैसे तुम 6 डाल दो, तो अब यहाँ के लिए तो 6 हट गया, कितना तरीका हो सकता है तब? ये कितने तरीके से हो सकता है बोलो? 5 वेज। और ये कितने तरीके से हो सकता है? तो यहाँ पे और एक नंबर हट गया ना, जैसे यहाँ पे जैसे 3 दे दो तो ये हट गया, तो ये कितने तरीके से हो सकता है? 4 वेज। तो आंसर क्या होगा, कोई बोलेगा? 4 इंटू 5 इंटू। Three digit number if at least one digit is repeated. Three-digit number if at least one digit is repeated में, और रिपीटेशन इज अलाउड में क्या? जब मैं तुमसे कहता हूं कि रिपीटेशन इज अलाउड, जब मैं तुम्हें कहता हूं कि रिपीटेशन इज अलाउड, इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीटेशन हुआ ही है।
इसका मतलब है कि डिजिट 1 2 3 भी हो सकता है और 1 2 2 भी हो सकता है। मगर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल कौन सा चाहिए बोलो, इस टाइप के नंबर चाहिए, नहीं क्या 2 2 2 भी चाहिए होगा। इसे काउंटर मेथड कहते हैं। हम इसे काउंट नहीं करेंगे। जब मैं रिपीटेशन इज अलाउड को अगर मैं सेट थ्योरी में बोलूं तो सेट थ्योरी में अगर मैं बोलूं तो रिपीटेशन इज अलाउड में मेरे पास दो चीज है, क्या, एक नो डिजिट इज रिपीटेड और एक क्या, एटलीस्ट क्या, 1 डिजिट इज क्या, रिपीटेड। इस यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, रिपीटेशन इज अलाउड 6 into 6 into 6 है नहीं, टोटल 1 2 3 4 5 6। उसमें से रिपीटेशन इज अलाउड कितना तरीके से हो सकता है बोलो, 6 into 6 into 6। नो डिजिट इज रिपीटेड कितने तरीके से हो सकता है, कोई बोलेगा, 6 into 5 into कितना 4। तो अब यहां पे कितना होगा बोल पाओगे क्या, टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर रहा हूं तो ये बचेगा है नहीं। तो दैट्स व्हाई ये कभी कभी सम को दिस सम इज नोन एज काउंटर मेथड। कोई कोई बुक इसे कॉम्प्लीमेंट मेथड भी कहता है कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो। मतलब सर, मतलब तुम्हें सम को समझना होगा, ये निकालना आसान नहीं है, निकाला जा सकता है मगर आसान नहीं है। उससे ज्यादा आसान है क्या, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इफ रिपीटेशन इज अलाउड। इसमें से क्या माइनस कर दूं, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज क्या, रिपीटेशन इज क्या, नॉट अलाउड। तो ये कितने तरीके से होगा कोई बोलेगा, 3 डिजिट नंबर रिपीटेशन इज अलाउड तो 6 into 6 into 6 माइनस कितना, 6 into 5 into 4। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, डाउट हो सकता है रे सर पता कैसे चलेगा काउंटर लगाना है, नहीं 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 वो डाउट नहीं। वैसा अगर कोई महामंत्र होता तो मैं फिर तो मैं असाइनमेंट सीट दे देता कि टीवीएस बनाओ। हाँ काउंटर मेथड क्या, ये डाउट है तो डाउट है तो कई बार जब तुम्हें काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगा तो तुम उसका कॉम्प्लीमेंट सोचोगे, समझ में आया कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। मतलब 3 डिजिट नंबर इफ एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड का उल्टा क्या है, इसका नेगेशन क्या है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका नेगेशन है 3 डिजिट नंबर इफ नो नंबर इज रिपीटेड। वो तो दिमाग में स्ट्राइक कर देगा, ये तो वो जानते हैं हम, टोटल में से वो माइनस कर दो, बच गया। आगे चलो, जब डिजिट देता है तो ये जरूरी होता है कि रिपीट देगा या नहीं। हाँ जैसे अल्फाबेट्स भी पूछा जा सकता है, अल्फाबेट्स अगर केवल बोला जा रहा है, मगर कंसीडर द वर्ड अगर पूछता है रे, तब अगर वर्ड में चीजें रिपीट नहीं कर रहा है, एलजेब्रा में तो रिपीट करता है, मैथ्स ही ले लेता हूं, MATHS मैथ, क्या मैथ्स में कोई भी वर्ड रिपीट कर रहा है लेटर, नहीं। तब जब तुम फॉर्मेशन भी करोगे तब भी रिपीट नहीं करेगा। मैं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, कंसीडर 10, कुछ नहीं दिया हुआ है, कंसीडर 10 अल्फाबेट, हाँ तब रिपीटेशन है या नहीं वो तुम्हें सोचना होगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा। मगर जब कंसीडर द वर्ड तो इसका मतलब है वो जो छोटा बच्चा लोग ब्लॉक खेलता है, समझ में आया, वो जो ब्लॉक होता है ABCD उन लोग लिखते जो हैं, ठीक है, तो ये वही है। मतलब ये M है, ये T है, ये H है, तुम्हारे पास केवल इतने ही ब्लॉक। अब मैं अगर इसमें पूछूं कि तुम्हें नंबर 1 तुम्हें 4 लेटर वर्ड्स बनाना है तो कितने तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये कितने तरीके से चूज कर सकते हो, मीनिंग या मीनिंग नहीं, 4 या 5, क्यों 1 2 3 4 5, कोई भी एक ब्लॉक चूज कर सकते हो, कोई भी एक ब्लॉक को उठा के रख दो, कितने तरीके से बोलो। अब जो ब्लॉक को तुमने रख दिया वो ब्लॉक तो और यूज नहीं कर सकते हो ना, तो ये कितने तरीके से होगा, 4, ये 3, ये 2, तो आंसर क्या आएगा, सुनाई दे रहा ऑनलाइन, ठीक है, हाँ बस मैं थोड़ा स्पीड भाग रहा हूँ, 6 बज गया इसलिए। हाँ 4 लेटर वर्ड समझ में आ गया। इसी में अगर मैं रेस्ट्रिक्शन दे दूं, तुम्हें 4 लेटर वर्ड चाहिए मगर स्टार्टिंग विथ हैंड, तब क्या होगा,
1 2 3 4। तुम बोलोगे सर 4 लेटर वर्ड में बताओ आपको 3 लेटर वर्ड, एक तो आपने मैच फिक्स कर दिया कि यहाँ पे क्या है, तो ये तो मैच फिक्सिंग हो गया ना रे, कि इसमें तो हम होना ही पड़ेगा। तब ये कितने तरीके से हो सकता है, 4 या 5? ओ नहीं, हाँ तो सही है, सॉरी, टोटल कितना था 5 में से 1 गया, तो ये कितने तरीके से 4, ये कितने तरीके से 3, ये कितने तरीके से, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फिक्स है, ये तो एक ही तरीके से हो सकता है, तो हेंस कितना है बोलो। तो आज बस यहीं पे छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आओ, ठीक है। पीएनसी का सीट मैंने कुछ दिया नहीं है क्योंकि आज ज्यादा कुछ कराया नहीं है। नेक्स्ट क्लास से पीएनसी मेन की शुरू होगा, मेहनत करना होगा, टॉपिक टफर है, ये बैक टू बैक टफर टॉपिक है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन निकल जाऊं मैं? कोई कुछ बोल नहीं रहा, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, डाउट्स के लिए मैं बोल दूंगा, हाँ जिसका डाउट है उसको मैं ले लूंगा डाउट बाद में। ठीक है सर। अभी चलो एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। सैटरडे क्लास नहीं है। हाँ